नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने एक सीरीज को चालू कर रखा है, उस सीरीज के अंतर्गत आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज जो हमारे मुख्यतः एमसीक्यूज हैं वो है यूनिट 2 पर। यूनिट 2 की ये वाली जो क्लास है वो कौन सी क्लास है? 5वीं क्लास है। 4 क्लासें आप देख चुके हैं, 5th क्लास है। यहाँ पर यूनिट 2 में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 में जो प्री है बस वो होने वाला है, और उसी की जो क्लासें हैं प्रत्येक यूनिट वाइज आप लोगों के पास में पहुंच रही हैं। आप लोग उन क्लासों को देख भी रहे हैं। ये जो हमारी क्लास है दोस्तों, यहां पर हम मुख्यतः जिस पर चर्चा करेंगे वो यूनिट 2 में, थोड़ा हम सिलेबस को देख लें, वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति एवं उनकी बोलियां। इसके बाद वाला मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कला एवं लोक साहित्य। मैंने इसको क्यों बीच में लाया? मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं उनकी बोलियां। दरअसल यूनिट 10 आपकी चल ही रही है। यूनिट 10 में जो एमसीक्यूज आपको मिल रहे हैं वो इसी से संबंधित है, क्योंकि आप लोगों के ध्यान में ये रहा होगा कि अब इसके बाद में कौन सी यूनिट आएगी, तो ये वाली मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां उनकी बोलियां। यूनिट से मेरा मतलब यहाँ पर टॉपिक से है, इसी यूनिट में जितने भी टॉपिक तो ये वाली आएगी। लेकिन चूंकि जनजातियां चल ही रही हैं तो आप लोग यूनिट 10 को देखेंगे तो ये वाला जो टॉपिक है वो वहां पर कवर हो जाएगा। तो इस वाले टॉपिक को हम यहाँ पर लेकर नहीं आएंगे। तो आज मुख्यतः हम जो चर्चा करेंगे वो किस पर करेंगे? मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार हैं, लोक संगीत है, लोक कलाएं हैं एवं लोक साहित्य है। लोक साहित्य इसके बाद वाली क्लास में आएगा, क्योंकि एक क्लास में इतनी सब चीजों को समेट पाना मुमकिन नहीं है, उसके लिए दूसरी क्लास भी चाहिए। तो यहां पर हम मुख्यतः त्योहार है, लोक संगीत है, लोक कलाएं हैं, इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम चालू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, महाकुंभ 2025 एक कहां पर है? प्रयागराज में, और एक कहां पर है? यहां पर। यहां वाला जो महाकुंभ है वो आपके किससे संबंधित है? ये जो महाकुंभ है ये आपके क्वेश्चन आंसरों से संबंधित है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 के प्री से संबंधित है। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? तुलसी संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? सतना, रीवा, भोपाल या आगर मालवा? तुलसी संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जो तुलसी संग्रहालय है वो मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? ये स्थित है सतना में। कहां पर है? सतना में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है? उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह कहां पर होता है? उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह। दोस्तों यहां पर देखिए, दो प्रकार से प्रश्न बन जाता है और दोनों प्रकार से जानना हमको जरूरी है। उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह इंदौर, भोपाल, दिल्ली, मंदसौर। तो ये तो है इंदौर से संबंधित उस्ताद आमिर खां। ये क्या है? प्रसिद्ध सितार वादक, प्रसिद्ध सितार वादक। ठीक है, प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद आमिर खां है ना। और एक और है उस्ताद अलाउद्दीन खां। ये जो है ये कहां से संबंधित है? ये मैहर बैंड यानी मैहर में जो प्रोग्राम होते हैं वहां से संबंधित है। मैहर, ये दोनों नाम एक जैसे लगते हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खां और आमिर खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध जो है वो कहां से है? मुख्यतः मैहर से है या मैहर संगीत से है, मैहर बैंड से है। और ये प्रसिद्ध सितार वादक है जो कि कहां से संबंधित है? इंदौर से संबंधित है। अब प्रश्न है, कठपुतली नचाने का कार्य कौन सी जनजाति करती है? नट जनजाति, कोल जनजाति, भील जनजाति या गौंड जनजाति? तो कठपुतली नचाने का कार्य, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछा भी गया है ये प्रश्न, है ना। अगर हम मध्य प्रदेश में दूसरी परीक्षाओं को देखें जो वनडे एग्जाम होते हैं तो वहां पर भी ये पूछ लिया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? नट जनजाति। नट जनजाति मुख्यतः कठपुतली नचाने का कार्य करती है। याद रखिएगा, इनमें भी 4 प्रकार के लोग पाए जाते हैं और चारों अलग अलग प्रकार से कठपुतलियों को नचाया करते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा, उंगली पे ऐसे बांध लेते हैं, फिर उसके बाद में कठपुतली नचाना कुछ अलग प्रकार की होती है ना। तो ये है किससे संबंधित? नट जनजाति से। चलिए, बिरहा गान गाया जाता है बघेलखंड में, बुंदेलखंड में, मालवा में, निमाड़ में। तो ये जो बिरहा गान है ये कहां पर गाया जाता है दोस्तों? बघेलखंड में, बुंदेलखंड में, मालवा में, निमाड़ में। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमने पिछली वाली क्लास में एक चित्र बनाया था, लोक चित्रकला से संबंधित था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी चित्र बनाना पड़ेगा। बिना चित्र के याद कर पाना संभव नहीं है। तो चलिए उसको भी बनाएंगे अपन। पहले देख लेते हैं इन प्रश्नों को। तो बिरहा गाना गाया जाता है बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या निमाड़। तो ये कहां पर गाया जाता है? ये जो बिरहा गान है ये गाया जाता है मुख्यतः बघेलखंड में। देखिए, बिरहा हो गया और विदेशिया हो गया। विदेशिया, बिरहा,
विदेशिया, ये पूरे के पूरे गान कहां से संबंधित है? बघेलखंड से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या है? विदेशिया गाना गाया जाता है, देखिए आ गया विदेशिया कि नहीं आ गया? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़। तो विदेशिया गाना गाया जाता है कहां पर? बघेलखंड में, बुंदेलखंड में, मालवा में या निमाड़ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका जो आंसर हो जाएगा वो है बघेलखंड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे बुंदेलखंड है, यहां पर क्या क्या गाया जाता है? जगदेव का पुआरा, जगदेव का पुआरा, और क्या है? ईश्वरी की कविताएं, ईश्वरी, ईश्वरी, और क्या है? फाग, फाग भी यहां पर होता है। हालांकि फाग को देखें तो हम फाग मालवा में भी हो रहा है, फाग निमाड़ में भी हो रहा है, फाग कहां पर हो रहा है? बुंदेलखंड में भी हो रहा है। तो जैसे जगदेव का पुआरा है, ईश्वरी है, फाग है, और क्या है? और यदि हम यहां पर देखें, ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, तो यहां पर और भी है, जैसे कि यहां पर राई है ना। हालांकि राई किससे संबंधित हो जाता है? नृत्य से संबंधित हो जाता है। तो चूंकि अपन को इसमें सब कुछ देखना है, तो राई नृत्य भी है यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो अधिकतम जो गीत हैं वो बुंदेलखंड के हैं, ठीक है। अब जैसे मालवा वाला क्षेत्र है, निमाड़ वाला क्षेत्र है, हम इनको जब चित्र के माध्यम से देखेंगे, एक मैप के माध्यम से देखेंगे, तो ज्यादा अच्छे से हमको ये समझ में आएगा। आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या है? फाग गायन गाया जाता है, बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड़, ये सभी। तो दोस्तों इसमें याद रखिएगा ये सभी है, ठीक है ना। सभी जगह पर ये गाए जाते हैं। मुख्यतः होली की फागें होती है ना, जब होली होता है ना, तो होली के समय पर ये फाग गाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आल्हा गायन गाया जाता है, बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड़ या मालवा। अभी देखिए बुंदेलखंड की अपन देख रहे थे, तो वहां पर एक और जोड़ लीजिएगा, क्या? आल्हा गायन। चलिए मैं जोड़ देता हूं, क्योंकि जब पीडीएफ आपको मिलेगी तो वो आपके काम की होगी। तो क्या हो गया? आल्हा गायन, आल्हा गायन, ठीक है ना, आल्हा गायन। अब है निर्गुड़िया गायन गाया जाता है, निर्गुड़िया गायन, निमाड़, मालवा, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो निर्गुड़िया जो गायन है वो कहां से संबंधित है? याद रखिएगा दोस्तों, वो मुख्यतः निमाड़ से संबंधित है, निर्गुड़िया गायन। और ये किसके द्वारा है? तो संत सिंगा जी, संत सिंगा जी, संत सिंगा जी की जो रचनाएं हैं वो इसमें आती हैं प्रमुख। संत सिंगा जी, संत सिंगा जी जो हैं वो थे तो कहाँ के? बड़वानी के थे, लेकिन कुछ समय के बाद फिर खंडवा आ जाते हैं, और खंडवा में ही इनका समाधि स्थल है। इनको निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निमाड़ का कबीर, निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है, ठीक है। कबीर संप्रदाय से संबंधित है, कबीर संप्रदाय। तो ये किससे संबंधित होगा? निर्गुड़िया गायन। तो ये कहां पे है? निमाड़ में है, क्लियर। संत सिंगा जी। जबकि ये जो मालवा वाला क्षेत्र है, यहां पर भी एक संत के नाम पर ये होता है, हालांकि वो संत बाद में बने हैं, पहले कौन थे? राजा थे। तो भृतहरि गायन, मालवा में कौन सा है? भृतहरि गायन, भृतहरि गायन, ठीक है ना। तो ये भृतहरि के सम्मान में ये सब जो गाने हैं वो गाए जाते हैं। तो भृतहरि गायन कहाँ पे है? मालवा में। निमाड़ में कौन सा है? निर्गुड़िया गायन, संत सिंगा जी से संबंधित है। निमाड़ का इनको कबीर कहा जाता है, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं उनका जो संकलित रूप है उसको क्या कहा जाता है? परचारी, परचारी, परचारी के रूप में इनकी जो पूरी की पूरी रचनाएं हैं वो क्या है? संकलित है, ठीक है ना। लगभग 1100 से ऊपर इनके जो है वो है भजन है। जगदेव का पुआरा गाया जाता है, बुंदेलखंड, मालवा या ये दोनों। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सिर्फ बुंदेलखंड, जगदेव का पुआरा। ये दरअसल है क्या? एक तरीके से प्रश्न उत्तर या संवाद शैली में गाए जाने वाले गाने हैं। तो ये कहां से हैं? बुंदेलखंड से संबंधित है, दोनों में नहीं है, मालवा में नहीं है। ये जगदेव का पुआरा बुंदेलखंड से संबंधित है, ठीक है ना। कलगी तुर्रा गाया जाता है, बुंदेलखंड, निमाड़, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कहां पर है कलगी तुर्रा? ये मुख्यतः निमाड़ से संबंधित है, क्लियर। जैसे जो देखिए, जैसे जो नृत्य हो रहा है, तो नृत्य के समय पे नृत्य भी चलता जा रहा है, साथ साथ में गाना भी गाते जा रहे हैं, तो फिर उसको एक ही नाम दे देते हैं। मैंने आपसे क्या बोला? ये नाम आपस में हमें मिक्स होते हुए दिखाई देते हैं, पर ये जब नृत्य होगा तो नृत्य बन गया, जब गाया जा रहा है तो गाना हो जाता है। इन्हीं में से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि दीवार पे उकेरा जाएगा तो फिर वो चित्र भी बन जाएगा। तो जैसे यदि हम नाच की बात करेंगे, तो ये नाच कहाँ कहाँ है? निमाड़ में, जैसे डंडा नाच है, काठी नाच है ना, कलगी तुर्रा है। तो इस प्रकार से ये नाच के रूप में भी आ जाते हैं। तो कलगी तुर्रा कहाँ का हो गया? निमाड़ का हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। बरसाती बरता या बरसाती वार्ता गाना गाया जाता है, मालवा, निमाड़, ये दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बरसाती वार्ता। ये कहां पर गाया जाता है दोस्तों? तो बरसाती वार्ता मुख्यतः जो गाया जाता है वो कहां पर है? मालवा में है। मालवा वाले क्षेत्र में ये बरसाती वार्ता
गाया जाता है। ठीक है ना, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, मालवा, बरसाती वार्ता। अब है भरथरी गायन गाया जाता है, मालवा निमाड़ ये दोनों। तो भरथरी मैंने आपको बताया था, भरथरी कौन थे, भरथरी एक राजा जी हैं, राजा हैं जो गर्दभिल्ल हैं जो गर्दभिल्ल वंश से संबंधित हैं। तो ये अपना राजपाट छोड़ देते हैं, वैरागी हो जाते हैं, संत हो जाते हैं अपनी पत्नी की वजह से, और इन्हीं के सम्मान में यहाँ पर ये जो गाने हैं वो गाए जाते हैं या गायन किया जाता है। भरथरी कहाँ के राजा थे, उज्जैन के, है ना, उज्जैन। तो ये वाला जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मालवा। तो भरथरी गायन जो है वो गाया जाता है कहाँ पर, मालवा में। राई नृत्य का संबंध है भैया बुंदेलखंड। अभी अपन ने देखा ना राई, राई नृत्य का संबंध कहाँ है, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। आप देखेंगे या तो घर में बालक हो जाए, है ना, या बालिका हो जाए, या फिर कोई विवाह हो रहा हो, किसी का जन्मदिन हो रहा हो, तो राई नृत्य तो होता ही है ना। राई नृत्य के साथ में ढोल भी बजते जाते हैं, और ये राई नृत्य बार बार ये पूछा भी जाता है, याद रखिएगा ना, राई नृत्य का संबंध कहाँ से है, तो बुंदेलखंड से। ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने सुन रखा होगा फाग, फाग तो तीनों जगह पे हो गया। जैसे आपने सुन रखा होगा नौटंकी, तो नौटंकी पे यदि प्रश्न आ रहा है तो अपन किस पे लगाएंगे फिर उसका आंसर, मुख्यतः बघेलखंड पे। किस पर, बघेलखंड पे। यदि बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों आ गए, तो जैसे नौटंकी हो रहा है तो अब नौटंकी में दोनों आ जाएंगे, तो आप फिर किसको लगाओगे, बघेलखंड को लगाओगे। नहीं है तो फिर आप बुंदेलखंड पे लगा सकते हो, होता वो दोनों जगह पर है। मुख्यतः बघेलखंड यहाँ से ज्यादा प्रभावित होता है, किसमें, नौटंकी में। ठीक है ना, तो इस प्रकार से है। तो राई नृत्य का संबंध कहां से हो गया, बुंदेलखंड से हो गया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। केहरा नृत्य का संबंध है, केहरा, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़। केहरा नृत्य का संबंध है, कहां से है, बुंदेलखंड से है, मालवा से है, या निमाड़ से है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, केहरा नृत्य का संबंध बुंदेलखंड से है। कहां से है, बुंदेलखंड से है। तो केहरा नृत्य का संबंध कहां से हो गया, बुंदेलखंड से है। कौन कौन से हो गए, राई नृत्य हो गया, केहरा नृत्य हो गया, और हमने कौन कौन से नृत्यों को देख लिया है। इसके अलावा देखा जाए तो चलिए, हाँ, एक बार मैं आपको बता दूं, ये क्या थे, गाने थे बुंदेलखंड में। जैसे जगदेव का पुआरा हो गया, ईश्वरी की फागें हो गई, आला गायन हो गया, फाग हो गया, राई हो गया। अभी अपन किस पे आ रहे हैं, नृत्य पे आ रहे हैं, इस वजह से मैंने आपको ये दिखा दिया। ठीक है ना, चलिए, फाग गायन गाया जाता है, ये सभी हो गया। आला गायन भी हो गया। आला गायन वाला कौन सा था, तो आला गायन मुख्यतः बुंदेलखंड का था। बुंदेलखंड का था कि नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। निर्गुड़िया गायन हो गया, जगदेव का पुआरा हो गया, कलगी तुर्रा हो गया, बरसाती वार्ता हो गया, भरथरी गायन भी हो गया है, राई नृत्य का संबंध भी हो गया। चलिए, केहरा नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कलसा नृत्य का संबंध है। कलसा नृत्य कहां पर हो रहा है, तो भैया कलसा नृत्य हो रहा है बघेलखंड में। ये होता कैसे है, बारात जब आएगी ना घर पे, बघेलखंड की बात है, बारात जब घर पे आती है तो बुआ जी कलश को ले लेती हैं, कलश को ऐसे लेकर फिर उसमें डांस वगैरह किया करती हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, कलसा नृत्य कहा जाता है। और ये नृत्य कहां से संबंधित है, ये नृत्य संबंधित है मुख्यतः बघेलखंड से। तो इसी को क्या कहा जाएगा, कलसा नृत्य। कब हो रहा है, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। ठीक है ना, विवाह के अवसर पर यह कलसा नृत्य होता है। आगे चलते हैं। कानड़ा नृत्य का संबंध किससे है, कानड़ा, कानड़ा ये नृत्य कहां होता है, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़। तो कानड़ा नृत्य जो है वो मुख्यतः धोबी समाज के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, धोबी समाज के द्वारा किया जाता है, धोबी समाज। और कब होता है, जिस किसी घर में या तो विवाह हो रहा हो, जिस किसी घर में कोई बालक हुआ हो, बालिका हुई हो, किसी का जन्म हुआ हो, किसी का जन्मदिन हो, इस समय पर धोबी समाज के द्वारा ये जो नृत्य है वो किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कानड़ा नृत्य कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, और है क्षेत्र कौन सा, तो क्षेत्र है इसका बुंदेलखंड। राई नृत्य देख लिया, कानड़ा नृत्य देख लिया। एक बुंदेलखंड में एक और नृत्य होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ढिमरियाई नृत्य, ढिमरियाई, ढिमरियाई नृत्य। तो ये किसके द्वारा होता है, ढीमर जनजाति के द्वारा होता है ना, ढीमर जाति के लोगों के द्वारा होता है। इनको जनजाति नहीं कहते हैं, ढीमर जाति ही बोलते हैं। ढिमराई नृत्य होता है ना। और जो कानड़ा नृत्य है वो धोबी समाज के द्वारा होता है, कहां पर, बुंदेलखंड में। इसी प्रकार से एक और नृत्य होता है, इसको क्या बोलते हैं, नौरता, है ना, या नवराता। नवराता में भी नृत्य होता है, ये नवरात्रि की बात है, नवरात्रि के समय पर। ठीक है ना, चलिए आगे चले, आगे देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। बधाई नृत्य किससे संबंधित है,
बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़, इनमें से कोई नहीं। तो बधाई नृत्य का जो दोस्तों संबंध है वो भी कहां से है, तो इनका जो संबंध है वो भी बुंदेलखंड से है। बधाई नृत्य का संबंध कहां से है, बुंदेलखंड से। मालवा, निमाड़, इनमें से कोई नहीं। तो भैया क्या हो जाएगा, बधाई कब दी जाती है भाई, जब कुछ अच्छा काम हो जाएगा तब बधाई देंगे, विवाह के अवसर पर बधाई देते हैं, तब भी हो रहा है। जब घर में कोई खुशी का माहौल है, कोई विशेष पर्व है, तब भी बधाई दी जा रही है। तो ये बधाई नृत्य का संबंध कहां से है, बुंदेलखंड से है। यहां पर आप एक बार और जोड़ लो बुंदेलखंड में, और क्या हो गया, बधाई नृत्य, बधाई नृत्य, ठीक है ना, बधाई नृत्य। तो बधाई नृत्य का संबंध कहां से हो गया, बुंदेलखंड से हो गया। चलिए आगे चलते हैं, बधाई नृत्य हो गया। आगे का प्रश्न है सैरा नृत्य का संबंध कहां से है। सैरा नृत्य का संबंध बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़, इनमें से कोई नहीं। तो सैरा नृत्य का संबंध भी कहां से है दोस्तों, बुंदेलखंड से है। कहां से है, बुंदेलखंड से है। देखिए याद रखिएगा, जब मैं इसकी पीडीएफ आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, जुड़ गए होंगे आप लोग या नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, तो वहां पर फिर आपको इस पीडीएफ में वो जो चित्र बनाऊंगा वो भी आपको मिल जाएगा। तो उस चित्र के माध्यम से आप चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। मैं 3 से 4 चित्र आपको बनाकर दूंगा, जैसे लोक नाट्य का अलग है, लोक चित्रकला का अलग है ना, लोक नाट्य हो गया, लोक चित्रकला हो गया, और लोक गायन हो गए। इन सब के मैं एक डायग्राम बना के आपको दे दूंगा। लगभग 4 से 5 ऐसे चित्र होते हैं जहां से आपका जो प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो सैरा नृत्य का संबंध बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बुंदेलखंड, ठीक है ना। बुंदेलखंड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है गणगौर नृत्य का संबंध है। भैया बुंदेलखंड, मालवा या निमाड़, याद रखिएगा ये जो गणगौर है ये दोनों जगह पर है, मालवा और निमाड़ दोनों में ही है। पर अधिकतम जब इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे तो फिर हम किस पर आंसर लगा देंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मुख्यतः निमाड़ वाला क्षेत्र, ठीक है ना। तो गणगौर नृत्य यहाँ से संबंधित है। ये दरअसल ये शिव और पार्वती की पूजा के समय पर ये नृत्य किया जाता है गणगौर, तो निमाड़ वाले क्षेत्र में। अच्छा से निमाड़ वाले क्षेत्र में और भी यदि आ जाए नृत्य तो कौन कौन से हैं, जैसे डंडा नाच है, डंडा नाच, काठी नाच है, काठी नाच, और क्या है, आड़ा खड़ा नाच, आड़ा खड़ा नाच। या नाच से मेरा मतलब नृत्य है ना, काठी नाच हो गया, डंडा नाच हो गया, आड़ा खड़ा हो गया, है ना, गणगौर हो गया, गणगौर हो गया। गणगौर मुख्यतः देखा जाए तो मालवा और निमाड़ दोनों का ही है। जैसे संजा चित्र दोनों जगह पर हम देख रहे हैं, उसी प्रकार से गणगौर भी लगभग दोनों जगह पर मनाया जाता है। शिव और पार्वती से ये संबंधित होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बुंदेलखंड में हमने क्या क्या देखा था, बधाई देखा था, बधाई देखा था कि नहीं। एक तो बधाई नृत्य है, और कौन सा नृत्य है, सैरा नृत्य है, सैरा नृत्य, और कौन सा है, कानड़ा नृत्य है, कानड़ा नृत्य है कि नहीं है। तो बधाई हो गया, सैरा हो गया, कानड़ा हो गया, तो ये पूरे कहां पर हैं, बुंदेलखंड में है। राई भी था, राई था कि नहीं था, चलिए भैया राई हो गया। मालवा में कौन सा देखा था, बरसाती वार्ता देखा था हमने मालवा में, और भी नृत्य थे मालवा में। चलिए आगे चलते हैं। बघेलखंड में कौन कौन से थे, बघेलखंड में जैसे कलसा हो गया, केहबर हो गया कि नहीं हो गया, कलसा केहबर कहां पे, बघेलखंड में, लिख लें यहीं पे, बघेलखंड में, बघेलखंड में, बघेलखंड में कौन कौन से, कलसा है, केहबर है ना, कलसा हो गया, केहबर हो गया, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। फेफरिया नृत्य संबंधित है, फेफरिया नृत्य संबंधित है बुंदेलखंड से, मालवा से, निमाड़ से, इनमें से कोई नहीं। पेफरिया नृत्य बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, पेफरिया नृत्य भी बुंदेलखंड से संबंधित है। कहां से संबंधित है, बुंदेलखंड से ये जो पेफरिया नृत्य है वो संबंधित है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, काठी नृत्य का संबंध बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़, क्या आंसर हो जाएगा भैया, इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा निमाड़। अभी अपन ने देखा था ना काठी नाच, डंडा नाच, कौन कौन से देखे थे, काठी था, डंडा था, आड़ा खड़ा था, है ना। तो ये पूरे के पूरे कहां पर हो गए थे, ये हमारे पूरे हो गए थे निमाड़ वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। और गणगौर था, कितना प्रसिद्ध है गणगौर, गणगौर भी निमाड़ से संबंधित है, काठी नृत्य। चलिए आगे चलते हैं। परधौनी नृत्य का नृत्य संबंधित है। अब देखिए, अब थोड़े जनजातियों के नृत्य आ जाते हैं, तो इनमें कौन कौन से नृत्य होते हैं, है ना। परधौनी गोंडों में, कोलों में, सहरिया में या भील में। तो परधौनी जो नृत्य है उसका संबंध कहां से है, तो ये जो नृत्य है वो गोंडों से संबंधित है। ये तो हो गई पहली बात। परधौनी एक तरीके से जो प्रधान है, परधान, ये जो उपजाति है प्रधान, ये गोंडों की ही उपजाति है, ठीक है ना। मतलब गोंड एक जनजाति है जो कई उपजातियों में बटी हुई है, जैसे प्रधान है, अग्रिया है,
है ना, कोयला भुतिस है, नगारची हैं। तो इन्हीं में से एक और हैं जिनका नाम है प्रधान। प्रधान मुख्यतः वो गोंड होते हैं जो कहीं ना कहीं जो राजा महाराजा गोंडों में थे उनके मंत्री हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? मंत्री। तो ये एक तरीके से गोंडों में ऊंचे माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ऊंचे। तो यहीं से आप लोगों को याद रखना है, मैंने बताने के लिए बता रहा हूं। तो जो परधौनी नृत्य है वो किससे संबंधित हो गया? गोंडों से संबंधित हो गया। अब जैसे कोल है, तो इनमें कौन सा नृत्य होता है? इनमें होता है कोल दह का नृत्य। कोल दह का नृत्य। अब ये कोल दह का नृत्य विशेष अवसरों पर होता है, रात्रि के समय पर होता है। तो ये कोलों का नृत्य है, ठीक है ना। कौन सा हो गया? कोल दह का नृत्य। ऐसे ही जैसे सहरिया हैं, ऐसे ही जैसे भील हैं। चलिए आगे थोड़े प्रश्नों को और देखते हैं। कर्मा नृत्य का संबंध है। अब देखिए कर्मा किसके द्वारा है? तो गोंड के द्वारा, बैगा के द्वारा, भील के द्वारा, या ये सभी। अगर देखा जाए तो ये जो कर्मा नृत्य है लगभग में सभी इसमें आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? सभी। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो ये गोंडों का है, मुख्य तौर पर गोंडों का है। पर जब ऐसा प्रश्न आ जाए कि गोंड भी आ गए, बैगा भी आ गए और भील और उसके बाद में ये सभी आ गया, तो हम फिर किस पे आंसर लगा देंगे? ये सभी पर लगा देते हैं, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो ये गोंडों का प्रमुख जो है वो नृत्य है, ठीक है ना। और गोंड और बैगा लगभग में एक जैसे हैं, तो इनके जो नृत्य हैं वो एक जैसे ही देखने में हमें समझ में आते हैं। तो ये क्या हो जाता है फिर इसका आंसर? ये सभी। तो भीलों में भी ये देखने को मिलता है कि नहीं? नौटंकी लोक नाट्य संबंधित है, बघेलखंड से, बुंदेलखंड से, निमाड़ से, मालवा से। तो देखिए नौटंकी लोक नाट्य मुख्यतः बघेलखंड से संबंधित है, पर इसका प्रभाव बुंदेलखंड में भी होता है कि नहीं होता है? तो ये है कहां से? बघेलखंड से। दरअसल नौटंकी में यदि हम देखें तो एक जोकर टाइप का होगा, वो हंसाता रहता है बार बार। यहाँ पर नौटंकी साथ में चल रही है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो इस प्रकार से ये नौटंकी होती है। विशेष तौर पर तो ये पाकिस्तान से आया हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो अवध वाला क्षेत्र है वहां पर ये नौटंकी ज्यादा होती है कि नहीं होती? बुंदेलखंड भी इससे अछूता नहीं है, बुंदेलखंड में भी होता है, पर बघेलखंड इसका मुख्य आंसर हो जाता है। अगर ऐसा आ जाए बुंदेलखंड बघेलखंड तो फिर ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, लेकिन बघेलखंड में इसका प्रभाव ज्यादा है, ठीक है ना। इसका जन्म कहां से हो रहा है? तो इसका जो जन्म है वो पाकिस्तान से होता है। कहां से हो रहा है? पाकिस्तान से इसका जन्म हो रहा है, ठीक है ना। चलिए पीछे वाले में थोड़ा अपन देख लेते हैं दोस्तों कि कर्मा नृत्य संबंधित है। कुछ पर्व हैं उनको जरूर हम देख लें कि वो पर्व पूछे ही जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये उन्हीं की क्लास है। उत्सव हो गए, पर्व हो गए, त्योहार हो गए। तो कुछ पर्व हैं जनजातियों से संबंधित, जैसे लारू काज उत्सव है ना। गोंडों में हम देखते हैं, गोंडों में है जैसे झाला पर्व है ना। एक है लारू काज उत्सव, लारू काज, ये किसका हो गया? गोंडों में, ठीक है ना। अब जैसे बैगा है, तो बैगा में कौन कौन से होते हैं? बैगा में मुख्यतः होता है, एक होता है रसनमा पर्व। ये किससे संबंधित है? तो रसनमा जो पर्व है वो किससे संबंधित है? रसनमा पर्व है मधुमक्खियों से संबंधित। मधुमक्खियों को बहुत मानते हैं क्योंकि उनसे शहद मिलता है। तो मधुमक्खी से संबंधित है। अब जैसे गोंड हो गए, झाला पर्व हो गया, लारूकाज हो गया, है ना। एक और इनका उत्सव, और इसके बाद में जैसे आ जाते हैं भील। कौन? भील। तो भीलों का प्रसिद्ध तो आप लोग जानते ही हैं, भीलों का जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? भगोरिया पर्व, है ना। होली के समय पर होता है भगोरिया पर्व, है ना। बहुत बड़ा विशाल तरीके से होता है। यहाँ पर एक तरीके से ये प्रणय का पर्व भी इसको कहा जाता है, प्रणय पर्व, क्योंकि यहां पर पहले प्रणय होगा, फिर उसके बाद में फिर क्या होगा? परिणय हो जाएगा। नहीं समझे? पहले प्रणय फिर परिणय, यानी कि सबसे पहले लड़का लड़की को पसंद कर लेंगे, प्रेम हो गया उनके बीच में, बाद में उनका विवाह कर दिया जाएगा। तो प्रणय पर्व का मतलब होता है प्रेम पर्व, और परिणय का मतलब क्या होता है? विवाह। तो इसीलिए मैंने कहा है कि पहले प्रणय होगा फिर उसके बाद में परिणय हो जाएगा। तो भीलों में है, भीलों में भगोरिया पर्व है ना, प्रणय पर्व। बैगा में रसनमा हो गया, मधुमक्खी। गोंडों में है झाला पर्व है, लारूकाज पर्व है। एक कोरकुओं में मुख्यतः कौन सा पर्व होता है? आप लोग बताइएगा, ये आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। हर क्लास में मैं एक प्रश्न छोड़ के जाता हूं। इस क्लास में ये वाला प्रश्न है कि कोरकू मुख्यतः किस पर्व को मनाते हैं, और ये आपके लिए उसका प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब अपन अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इनसे क्या है, संबंधित प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना। जैसे चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं। चलिए, नौटंकी हो गया था ना हमारा। नौटंकी लोकनाट्य संबंधित है, बघेलखंड से और बुंदेलखंड से संबंधित है, ठीक है ना। अब जैसे गम्मत है, एक लोक नाट्य है गम्मत, ये कहां से संबंधित है? निमाड़ से। गम्मत
गम्मत कहां से संबंधित है? निमाड़ से संबंधित है। एक है माच, माच कहां से संबंधित है? मालवा से। और मध्य प्रदेश का जो पूरा एक लोक नाट्य है, प्रमुख लोक नाट्य, वो कौन सा है? माच है। तो मध्य प्रदेश का लोक नाट्य माच। और यही लोक नाट्य जब क्षेत्र वाइज आ जाते हैं तो निमाड़ का कौन हो गया? गम्मत हो गया। और निमाड़ का क्या है? एक काठी भी है। काठी जैसे नृत्य है उसी प्रकार से क्या है? लोकनाट्य भी है। गम्मत भी एक तरीके से संवाद शैली में प्रश्न और उत्तर है। एक प्रश्न पूछेगा, ऐसे डंडे को लिए रहेंगे, फिर वो उसका आंसर देते हैं। इस प्रकार से ये गम्मत हो गया। तो गम्मत जो लोकनाट्य वो निमाड़ का हो गया, ठीक है ना। और बघेलखंड जो है वहां का क्या हो जाता है? नौटंकी हो जाता है। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? स्वांग लोक नाट्य संबंधित है बघेलखंड से, बुंदेलखंड से, निमाड़ से या मालवा से। तो ये स्वांग कहां पर गाए जाते हैं? तो भैया ये जो मुख्यतः है ये है बुंदेलखंड से संबंधित। कहां से? बुंदेलखंड से। स्वांग जो लोक नाट्य है वो कहां से संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। ठीक है ना। स्वांग लोक नाट्य कहां संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। गम्मत लोक नाट्य संबंधित है भैया बघेलखंड से, बुंदेलखंड से, निमाड़ से या मालवा से। तो भैया गम्मत अभी मैंने आप लोगों को बता दिया था, तो गम्मत कहां से संबंधित है? निमाड़ से संबंधित है। बघेलखंड से कौन सा हो जाता है भैया? तो बघेलखंड जो अभी बुंदेलखंड से अपन इसके पहले कौन सा देखा था? स्वांग देखा था। देखा था कि नहीं देखा था? मालवा में हमने क्या देखा था? तो हमने मालवा में देखा था माच। तो मालवा में माच देखा हमने। और जैसे बुंदेलखंड है तो बुंदेलखंड में हमने क्या देखा था? स्वांग देखा था। देखा था कि नहीं देखा था? स्वांग। दरअसल देखिए ये जो स्वांग है दोनों जगह पर होता है, बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों पे होता है। तो मुख्यतः कहां से हो जाएगा? ये बुंदेलखंड से हो जाएगा। और बघेलखंड में हमने क्या देख लिया था? नौटंकी देख लिया था। कहीं कहीं आप किताबों में देखोगे कि नौटंकी बुंदेलखंड में भी है। वो इसका यही कारण है कि ये दोनों दोनों पास में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। माच लोकनाट्य संबंधित है बघेलखंड से, बुंदेलखंड से, निमाड़ से या मालवा से। तो माच कहां से संबंधित है? मालवा से संबंधित है। अभी अपन लोगों ने देखा कहां से संबंधित है? मालवा से संबंधित है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत भवन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? भारत भवन की स्थापना, या भारत, ऐसा प्रश्न आता है। भारत भवन 1982 की बात थी। भारत भवन की स्थापना या भारत भवन की जो आधारशिला है वो किसके द्वारा रखी गई थी? चार्ल्स कोरिया, विक्टर, अलेक्जेंडर कनिंघम, इनमें से कोई नहीं। तो चार्ल्स कोरिया के द्वारा इसकी जो है वो आधारशिला रखी गई थी। यही क्या है? भारत भवन। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई है? 76, 78, 77, 75। 1976, 1978, 1977 या 1975। तो मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की जो स्थापना है वो कब की गई है? 1976 में की गई है। ठीक है ना। चलिए भैया हो गया, आगे चलते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना कब की गई है? 1979, 1980, 1969 या 1970। आप देखिए ऑप्शनों को देखेंगे तो कितने पास पास में है। उस्ताद अलाउद्दीन खां है ना, कहां पे है? मैहर, मैहर। ठीक है ना, याद रखिएगा। वो कौन थे? उस्ताद अमीर खां सितार वादक इंदौर वाले। ये कौन है? उस्ताद अलाउद्दीन खां मैहर वाले। तो इनकी कब की गई है? 1979 में। ठीक है ना। चलिए, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी कहां स्थित है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर, विदिशा। याद रखिएगा ये साहित्य से संबंधित या इनसे संबंधित अधिकतम जो इनकी इनके जैसे ये है ना मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी कहां, तो ऐसी जितनी भी अकादमी है साहित्य को लेकर या अन्य चीजों को लेकर, यदि आप लोगों को उसका उत्तर नहीं पता है तो आप क्या लगा के आएंगे? भोपाल। भोपाल अधिकतम मामलों में इसमें सही हो जाता है क्योंकि अधिकतम जो संस्थाएं हैं वो कहां पर है? भोपाल में स्थित है। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी कहां स्थित है? भोपाल में स्थित है ना। जैसे कालिदास अकादमी कहां है? तो फिर वो उज्जैन में है। यहाँ पे क्या है? कालिदास। ठीक है ना, कालिदास अकादमी, कालिदास अकादमी। ठीक है ना, ये उज्जैन में है। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश कला परिषद कहां स्थित है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर, विदिशा। मध्य प्रदेश कला परिषद कहां स्थित है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर या विदिशा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोपाल। ठीक है ना। मैंने बताया ना आपको कि अधिकतम कहां पर है? भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद कहां स्थित है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर या विदिशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल। मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद कहां पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है?
निराला सृजन पीठ स्थित है। निराला सृजन पीठ ये कहां पर है दोस्तों? ये जो है ये भोपाल में स्थित है। एक बात और याद रखना, भोपाल में ये स्थित है, तो जो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है उसी में ये स्थित है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है ना, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, यहां पर ये निराला सृजन पीठ स्थित है। ठीक है ना। उज्जैन में क्या थी? कालिदास अकादमी स्थित थी। ठीक है ना, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वहां पर। प्रेमचंद्र सृजन पीठ स्थित है। प्रेमचंद्र सृजन पीठ कहां पर है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर और विदिशा। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उज्जैन। और उज्जैन में कहां पर? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वहीं पर ये प्रेमचंद्र जो पीठ है वो स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज की जो हमारी ये क्लास है ये यहाँ पर समाप्त होती है, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके लगभग में पूरे हो चुके हैं, और इसका एक चित्र बनाना रह गया है। उस चित्र को मैं आपको अगली वाली क्लास में बताऊंगा, यानी इसकी जो 6वीं क्लास आएगी उस पर मैं उस चित्र को आपको बनाकर बताऊंगा, क्योंकि अब यहाँ पर समय भी ज़्यादा हो रहा है। और लगभग में जो लोक साहित्य हो गया, अब हमारी जो क्लास आएगी अगली वो किस पे आएगी? लोक साहित्य पर आएगी, है ना। तो जो लोक साहित्य वाली क्लास होगी वहां पर मैं उस चित्र को बता दूंगा, ताकि आपकी इस वाले जो क्लास थी इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो होंगे, जैसे कि जो लोक नृत्य हैं, है ना, लोक पर्व हैं, लोक उत्सव हैं, इनमें जो आपके मन में कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।